वेलकम टू आवर चैनल एपीएस स्टडी मटेरियल। जैसा कि हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हिस्ट्री का लेसन प्लान 8 है। हम आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। तो हम देखेंगे इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे दिनांक, जो भी डेट होगी वो, विषय इतिहास, प्रकरण टॉपिक जो भी होगा हमारा वो डालेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कक्षा, क्लास जो भी होगी राइट हैंड साइड पे, और चक्र और अवधि जो भी होगी, ठीक है, जो भी आपके कॉलेज में बताई गई होगी उस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया है अपने बाकी लेसन प्लान में कि आपको कॉलेज की साइड से प्रोवाइड होता है, लेकिन अगर कॉलेज नहीं भी देता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम ध्यान देंगे छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार धार्मिक आंदोलन से समाज का दृष्टिकोण बदला। तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में भी ध्यान देंगे, हमने यहाँ पे धार्मिक आंदोलन लिखा है तो जो भी होगा टॉपिक वो ही आएगा। अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक है हमारा गुप्त काल है या पाषाण काल है, जो भी है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। फिर उसके बाद आ जाएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान, जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों का उसको पूर्व ज्ञान है या नहीं है, क्योंकि पूर्व ज्ञान होगा तभी बच्चे हमारे जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है उनका आंसर दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चों को धार्मिक आंदोलन से पूर्व ज्ञान रखते होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको कॉलेज वाले आपको बताते हैं कि कहीं 5 बनवाते हैं, कहीं 4, कहीं पे 3। तो जैसे हमारे कॉलेज में 3 बनवाए गए हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते हुए हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन है और उसका जो आंसर आया है उसी आंसर से ही हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा, और फिर उसके आंसर से ही तीसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा। और जो भी है लास्ट होगा क्वेश्चन वो हमारा प्रॉब्लमेटिक होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने यहाँ लिखा है हम पहले किसके गुलाम थे। तो बच्चे उत्तर देंगे हम पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे। फिर हमने यहाँ से लिया हमें आज़ादी कैसी मिली। तो बच्चे आंसर देंगे हमें आज़ादी आंदोलनों के द्वारा मिली, ठीक है। अब हम यहाँ पूछेंगे धार्मिक आंदोलन किसे कहते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन देंगे कि आज हम 6ठी शताब्दी में भारत में हुए धार्मिक आंदोलन का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा टीचिंग पॉइंट। जैसे हिस्ट्री में 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं, तो ये हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत। तो यहाँ 2 कॉलम बने, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया। अब इसमें हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने बनाया है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन भारत में धार्मिक आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, ठीक है, अनक्लियर आंसर होगा यहाँ पे। तो हम स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हमने यहाँ लिखा है वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए, जिससे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है, मरने के बाद क्या होता है। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। इन आश्रमों में वह तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। अपने ज्ञान के आधार पर ऋषि मुनियों ने बताया मनुष्य के मरने के बाद आत्मा अमर हो जाती है, यह कभी नष्ट नहीं होती, यह पुनः जन्म लेती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों का यह ज्ञान उपनिषदों में मिलता है। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। वे घर त्याग कर गाँव जंगल में रहते थे, ठीक है। अब उसके सामने ही एक हम पेज पे इस तरीके से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला इसमें है छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने पहला प्रश्न किया, तो जो बच्चों ने उसका आंसर दिया उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हम लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर, और स्पष्टीकरण कथन के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसी तरीके से दूसरे में आ जाएगा विधि कौन सी है, तो ये प्रश्न उत्तरी विधि है क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, और ये व्याख्यान विधि है क्योंकि यहाँ पे व्याख्या की गई है, तो यहाँ व्याख्यान विधि लिखेंगे। शामपट सहायक सामग्री में अगर हमने
इसमें कोई टीचिंग एड नहीं यूज़ किया है इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्यामपट्ट की सहायता से समझाएंगे, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य जो भी हमने पढ़ाया है उसी से कुछ लेकर के यहाँ लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है जो लोग आश्रम में रहते थे वे लोग ऋषि मुनि कहलाते थे। ठीक है, जो भी मेन चीज़ होगी उसको हम ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को लिख के बताएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा महावीर स्वामी। ठीक है, फिर इसमें हमने एक क्वेश्चन बनाया, ऋषि मुनियों ने आत्मा को क्या बताया है। बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन देंगे। तो हमने यहाँ लिखा है जो लोग घूम कर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उनमें सबसे प्राचीन नाम महावीर स्वामी का है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व हुआ था। सत्य व शांति की खोज में इन्होंने कब्रें तप करके मार्ग अपनाया। ठीक है, फिर उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया जो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर केवल मोक्ष प्राप्त करना है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। पहला श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दूसरा है दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे स्पष्टीकरण। उसके बाद सेम जैसे हमने पहले बनाए थे 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ लिखेंगे हम। जैसे हमने यहाँ लिखा है मरने के बाद आत्मा अमर हो जाती है, उसी तरीके दूसरे का अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे। फिर यहाँ सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो लिखेंगे। फिर शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और विधि यहाँ पे व्याख्यान विधि। फिर आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं वो लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे महावीर स्वामी की फ़ोटो लगा रखी है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे पढ़ा रहे होते हैं मतलब वही यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है महात्मा बुद्ध। अब हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाया है जैन अनुयायी किन 2 संप्रदायों में बढ़ गए। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ। अब स्पष्टीकरण हम देंगे यहाँ पे। अब स्पष्टीकरण कथन में हमने यहाँ लिखा है गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 1563 वर्ष पूर्व नेपाल के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट भी हुआ और कुछ विशेष न होने के कारण उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता और ना तो कठोर तप। अब इसके बाद हम सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे वो बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। छात्र प्रतिक्रिया में पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लिखेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन के सामने अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिखेंगे। फिर शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री हमने श्यामपट्ट की सहायता से समझाया है तो वो लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो भी हम पढ़ाया है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ लिखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट है महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। यहाँ पे हमने लिखा है पहला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे। बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा है बुद्ध जी ने उपदेश किस भाषा में दिया था, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो यहाँ हम स्पष्टीकरण कथन देंगे। हमने लिखा है यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। जैसे यहाँ पे हमने अष्टांगिक मार्ग लिखे हैं, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना,
मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, फिर हम लिखा है 2000 वर्ष बाद आज भी महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण हो रहा है। अब ये चौथा पॉइंट था, सेम हम यहाँ पे बनाएंगे 4 कॉलम, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया यहाँ पे बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद बच्चों ने अस्पष्ट उत्तर दिया, वो लिखा। फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो, और उसके बाद शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने जो भी यूज़ किया है वो, जैसे हमने यहाँ पे महात्मा बुद्ध की पिक्चर बच्चों के लिए लगा दी है। ठीक है, इस तरीके से। फिर शामपट कार्य में लिखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट बोधात्मक प्रश्न। जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से 4 क्वेश्चन बनाएंगे हम, जैसे हमने पहले से बनाया है। ऋषि मुनि किस स्थान पर रहते थे। दूसरा, महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य के निकट हुआ। तीसरा, महात्मा बुद्ध के पिता किस गणराज्य के राजा थे। और चौथा, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। फिर आ जाएगा हमारा शामपट कार्य में लेफ्ट हैंड साइड पे दिनांक, विषय, प्रकरण लिखेंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे कक्षा, चक्र और अवधि लिखेंगे। और जो भी हमारे 4 क्वेश्चन हैं उनको इस तरीके से आंसर देंगे। जैसे पहले क्वेश्चन था हमारा ऋषि मुनि किस स्थान पर रहते थे, तो हमने आंसर दिया है ऋषि मुनि आश्रम में रहते थे। इसी तरीके से हम चारों के आंसर देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा पर्यवेक्षण। यहाँ पे लिखेंगे पर्यवेक्षण। ठीक है, तो पर्यवेक्षण में लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न जैसे मैंने बताया है 2-3 तरीके के हो सकते हैं, जैसे मिलान, फिल इन द ब्लैंक्स या राइट रॉन्ग। ठीक है, तो हमने जो भी 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे 4 हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं। फिर आ जाएगा हमारा गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है, लिखकर याद करेंगे। ठीक है, अब गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इस वीडियो से आपको अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।